इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कॉपर एक अनसंग हीरो है और हमें अगले हर 5 साल में लगभग 5 लाख टन एडिशनल रिफाइंड कॉपर कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब क्या ये रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के करंट प्लान कैपेसिटी एक्सपांशन से फुलफिल हो पाएगी? दूसरी तरफ एक ऐसा बैंक जो पिछले कुछ महीनों से मैनेजमेंट चेंजेस और स्टॉक प्रेशर की वजह से हेडलाइंस में था, अब उसके ऑपरेटिंग नंबर्स क्या पिक्चर दिखा रहे हैं? और मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी को अपने फर्स्ट दिल्ली एनसीआर प्रोजेक्ट पे मिला हुआ रिस्पॉन्स उसके लग्जरी रेजिडेंशियल होम मार्केट और कंपनी की जियोग्राफिकल एक्सपांशन के सक्सेस के बारे में क्या इंडिकेट करता है? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाली स्टोरीज को डीकोड करते हैं। और अगर हर सुबह ऐसे डेटा बैक स्टोरीज देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। बात करते हैं इंडिया के कॉपर सेक्टर के बारे में। कॉपर की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि करंट प्रोडक्शन उसका पेस मैच ही नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के हिसाब से कॉपर डिमांड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के साथ मूव कर रही है और 2026 में एसोसिएशन को अराउंड 9% डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब इस ग्रोथ का रीजन इंडिया की ऑनगोइंग ग्रोथ स्टोरी में छुपा हुआ है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन, इन सब में कॉपर एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। FY25 में इंडिया की कॉपर डिमांड 9.3% बढ़ के 1878 किलो टन तक पहुंच गई, जो FY24 में 1718 किलो टन थी। अगर सेक्टर्स की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डिमांड 11% बढ़ी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। और सिर्फ इंफ्रा ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने भी FY25 में स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशंस देखे हैं। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, जहां एयर कंडीशनर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स की स्ट्रॉन्ग सेल्स ने कॉपर की डिमांड को और पुश कर दिया है। अब नेचुरली इतनी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई साइड पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कुछ एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। हिंदुस्तान कॉपर अपना सेकेंडरी स्मेल्टर रीस्टार्ट कर रहा है, जबकि हिंडाल्को एक नया सेकेंडरी स्मेल्टर ला रहा है। अब दोनों मिलके अराउंड 1 लाख टन की एडिशनल कैपेसिटी ऐड करेंगे। इसके अलावा हिंडाल्को अपनी स्मेल्टर रिफाइनर कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है और कच कॉपर की कैपेसिटी भी ग्रेजुअली ऑपरेशनल हो रही है। अब इससे डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर कैथोड्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो आगे जाके कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये एडिशनल कैपेसिटी ओवरऑल डिमांड के कंपैरिजन में ना काफी छोटी है। अब जब टोटल डिमांड ही लगभग 18 लाख टन के आसपास हो तो सिर्फ 1 लाख टन का एडिशन फंडामेंटली इतना चेंज नहीं कर पाएगा। और इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म डिमांड ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से इंडिया को हर 5 साल में लगभग 5 लाख टन की नई कॉपर रिफाइंड कैपेसिटी क्रिएट करनी होगी। इसी वजह से रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग फैसिलिटीज में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स डिमांड को सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए काफी नहीं होंगे। तो इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए अगले कुछ सालों में कॉपर रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग कैपेसिटी एक्सपांशन पर काफी फोकस देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक फिर से ग्रोथ मोड में दिख रहा है। HDFC बैंक ने अप्रैल जून क्वार्टर के बिजनेस नंबर्स रिलीज किए हैं और सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि बैंक के ग्रॉस एडवांसेस यानी दिए गए टोटल लोन्स एक साल में 15.4% बढ़ के 30.61 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। और अगर एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो 31.27 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं, जो ईयर ऑन ईयर 12.4% की ग्रोथ दिखाते हैं। इसका मतलब बैंक की लेंडिंग एक्टिविटी एक्सपांड हो रही है। लेकिन बैंकिंग बिजनेस सिर्फ लोन से नहीं चलता, लोन देने के लिए डिपॉजिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां भी HDFC बैंक ने हेल्दी ग्रोथ दिखाई है। जून क्वार्टर के एंड तक बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 31.71 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए, जो एक साल पहले 27.64 लाख करोड़ रुपीस थे। यानी डिपॉजिट्स में भी 14.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसमें कासा डिपॉजिट्स यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, जो जनरली बैंक्स के लिए लो कॉस्ट डिपॉजिट्स माने जाते हैं, वो जून 2026 के एंड तक लगभग 10.26 लाख करोड़ रहे, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 9.4% की ग्रोथ दिखाते हैं। स्टॉक की बात करें तो 2026 में अब तक स्टॉक 19% से ज्यादा नीचे है और पिछले 3 सालों में भी ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। फिर भी बैंक इंडिया का सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट लेंडर है। और वैसे मैनेजमेंट लेवल पर भी HDFC बैंक में पिछले कुछ महीनों में ना काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मार्च 2026 में बैंक के फॉर्मर पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया, जिसका रीजन उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट्स बताई जो उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के साथ अलाइन नहीं करती थी। उसके बाद बैंक ने नए पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अपॉइंट किया। और HDFC बैंक ने रिसेंटली पुनीत शर्मा को CFO डेजिग्नेट अपॉइंट किया है। वो 1 सितंबर से CFO डेजिग्नेट की जिम्मेदारी संभालेंगे और 1 दिसंबर से ऑफिशियली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाएंगे। साथ ही में बैंक ने जिगर शाह को जनरल काउंसिल अपॉइंट किया है। इससे पहले वो प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR की इंडियन सब्सिडियरी में मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ कंप्लायंस के रोल में काम कर रहे थे।
तो ओवरऑल इफ यू सी HDFC बैंक के लेटेस्ट क्वार्टरली बिजनेस नंबर्स लेंडिंग और डिपॉजिट्स दोनों फ्रंट्स पर हेल्दी ग्रोथ दिखा रहे हैं और बैंक में नए अपॉइंटमेंट्स के थ्रू भी लीडरशिप स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब मार्केट की नजर इस बात पे रहेगी कि ये ऑपरेशनल मोमेंटम और लीडरशिप चेंजेस आगे जाके बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। आखिरी स्टोरी रियल एस्टेट सेक्टर से है। मुंबई बेस्ड ओबेरॉय रियल्टी ने अपने पहले दिल्ली NCR प्रोजेक्ट के साथ एक ऐसी एंट्री मारी है कि लॉन्च के कुछ ही दिनों में कंपनी ने 8,109 करोड़ रुपीस की लग्जरी होम सेल्स कर दी है और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज की बुकिंग है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर डेवलप हो रहा 360 नॉर्थ प्रोजेक्ट ओबेरॉय रियल्टी का दिल्ली NCR मार्केट में पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। कंपनी ने जून के एंड में इस मार्केट में अपनी एंट्री अनाउंस की थी और अब उसका रिस्पांस देखकर लगता है कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी के रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक 360 नॉर्थ में लगभग 8,109 करोड़ रुपीस की ग्रॉस बुकिंग्स हुई हैं। अब इस प्रोसेस में कंपनी ने 13.52 लाख स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया यानी 23.1 लाख स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया बायर्स को सेल किया है और कंपनी ने फर्स्ट फेज का बेसिक सेलिंग प्राइस 35,000 रुपीस पर स्क्वायर फुट रखा है, जिससे एक अपार्टमेंट की स्टार्टिंग प्राइस ही अराउंड 18 करोड़ रुपीस से शुरू होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ फर्स्ट फेज मार्केट में आया है और इसी फेज में 14.8 एकड़ के डेवलपमेंट पर 6 टावर्स के अंदर टोटल 832 लग्जरी अपार्टमेंट्स लॉन्च किए गए हैं। तो अब इतनी स्ट्रांग बुकिंग के बाद नेचुरली इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल बिजनेस एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गए हैं। कंपनी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट का टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल 16,000 करोड़ रुपीस का है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कंपनी का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस बताया गया है। लेकिन ये लॉन्च सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ओबेरॉय रियल्टी के लिए एक नया ज्योग्राफिकल एक्सपांशन भी है। कंपनी अब तक मुंबई मार्केट में अपनी प्रीमियम पोजिशनिंग के लिए जानी जाती रही है और अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ओबेरॉय रियल्टी अब तक 51 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है जिनका कंबाइंड एरिया 17.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसके अलावा 34 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। ओवरऑल 360 नॉर्थ की ओपनिंग बुकिंग्स एक चीज तो क्लियर कर देती है कि ओबेरॉय रियल्टी ने दिल्ली NCR मार्केट में अपनी एंट्री स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ की है। अब मार्केट की नजर इस बात पे होगी कि प्रोजेक्ट के रिमेनिंग फेज और कंपनी के NCR एक्सपांशन स्ट्रैटेजी को बायर से आगे भी इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो देन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड फॉर मोर सच मार्केट अपडेट्स सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.